बिंदु तिवारी, एमए फाइनल पेपर 7th। मैंने पिछले वीडियो में आपको हम डिस्कस कर रहे थे कि परमानेंट सेटलमेंट के क्या क्या गुण थे, क्या क्या विशेषताएं थी। तो मैं बताया आपको कि ज़मींदार वर्ग जो था वो एक प्रभावशाली वर्ग के रूप में उसका उदय हुआ। अब देखिए, जो स्थायी भू व्यवस्था थी, इसके परिणाम क्या हुए, क्या परिणाम हुए परमानेंट सेटलमेंट के। अगर हम इसके थोड़े से गुण देखें, है ना, व्यवस्था थी, इसमें कई दोष थे, पर इसमें कुछ गुण भी थे। तो देखिए, स्थायी भूमि व्यवस्था के विषय में अलग अलग इतिहासकार जो है वो अलग अलग बात व्यक्त करते हैं। कुछ इसके प्रशंसक हैं तो कुछ इसकी आलोचना करते हैं। यही कारण है कि इसे कुछ निकटवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर भारत के किसी अन्य भागों में लागू नहीं किया जा सका। अगर हम इसके गुण डिस्कस करें तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त के संबंध में अलग अलग विद्वान अलग अलग बात करते हैं। पी रॉबर्ट्स का कहना है कि भूमि प्रबंध में ब्रिटिश सरकार को भारत का सबसे अधिक धनवान तथा समृद्ध प्रांत बनाने में इस परमानेंट सेटलमेंट ने सहायता दी थी। अल्फ्रेड लॉयल के अनुसार स्थायी प्रबंध ने बंगाल को साम्राज्य का सबसे स्थायी प्रांत बना दिया। आर.सी. दत्त है, वो एक राष्ट्रवादी थे, वो एक अलग बात करते हैं। वो कहते हैं कि यदि किसी राष्ट्र की समृद्धि तथा प्रसन्नता को ज्ञान व सफलता का मापदंड समझा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का भू प्रबंध सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण स्थायी कार्य कहा जाएगा जो भारत में ब्रिटिश सरकार ने किया था। इससे क्या हुआ, कंपनी की आय में वृद्धि हो गई। इस पद्धति में लगान की दर ऊंची होने से राज्य की जो आय थी वो लगातार, कंपनी को तो एक निश्चित अमाउंट मिल रहा था, तो वो राज्य की जो कंपनी की आय थी वो बढ़ गई। योजना निर्माण में सरलता, इस व्यवस्था के द्वारा सरकार को फायदा हुआ। लगान को अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया गया। प्रतिवर्ष सरकार को एक निश्चित धनराशि मिलने लगी। इस भू राजस्व में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं करना था, कुछ घटाना नहीं था, कुछ बढ़ाना नहीं था। उनको एक निश्चित आमदनी उन्होंने फिक्स कर दी थी। तो जो बार बार हर साल योजना का निर्माण किया जाता था, तो पूरा कई लोग लगते थे, पूरा एक कार्यालय में लोग 5-7 लोगों को बिठाया जाता था और वो इस कार्य को करते थे। तो वो जो योजना निर्माण में जो भी पैसा खर्च होता था वो पूरा इसमें बच गया। बार बार उनको किसी प्रकार का कोई नियम नहीं बनाना पड़ा, किसी भी प्रकार के कोई चेंज नहीं करना पड़ा। तो शासन के खर्चों में काफ़ी बचत हो गई। जमींदार वर्ग का स्वामी भक्त होना, ये एक इसका सबसे बड़ा गुण था जो कि अंग्रेजों के फेवर में था। भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो अंग्रेजों का स्वामी भक्त था। बंगाल की उपज में वृद्धि हुई तथा कई जो बंजर जमीन थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, लोगों ने उसको भी जोता, क्योंकि उस जमीन पर किसी भी प्रकार का कर जो था, लगान जो था, वो उनको नहीं देना था। तो इससे क्या हुआ कि जो जोत थी, जो एग्रीकल्चर लैंड थी, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई। कृषकों की दशा में सुधार हुआ। भूमि की उपज बढ़ाने हेतु जमींदारों ने कृषकों को सुविधाएं व सहयोग दिया, जिससे उनकी दशा में सुधार हुआ। पहले किसानों पर मनमाना अत्याचार होता था, किंतु अब किसानों को इससे मुक्ति मिल गई, क्योंकि जमींदार व कृषक के जो संबंध थे वो एक पट्टे पे लिखे हुए थे। उसके द्वारा ये निश्चित हो गया था कि जमींदार द्वारा इसका उल्लंघन करने पर किसान न्यायालय में भी जा सकता है। किसान को यह अधिकार दिया गया था कि जमींदार ने जो पट्टे में उसके साथ एग्रीमेंट किया है, अगर वो उस एग्रीमेंट को तोड़ता है तो किसान को ये अधिकार दिया गया था कि किसान न्यायालय जा सकता है। कृषि में सुधार हुआ। जो परमानेंट सेटलमेंट था उससे कृषि में बहुत सुधार हुआ।
बंगाल की कृषि की स्थिति सुधरी और बंगाल जो था एक समृद्ध प्रांत बन गया। जमींदारों ने उद्योगों में पूंजी लगाकर बंगाल में समृद्धि को और भी ज़्यादा बढ़ाया। आर सी दत्त का कहना है कि स्थायी भूमि व्यवस्था भारत में अंग्रेजों के 1.5 सदी के शासन का एक ऐसा कार्य है जिसके कारण यहाँ के निवासियों के आर्थिक हितों की सबसे ज़्यादा रक्षा हुई। जो आर सी दत्त हैं, हमारे इकोनॉमिक हिस्ट्री के राइटर, उनका ये मानना था कि यही एक ऐसा कार्य था जिससे कम से कम किसानों को थोड़ी राहत मिली और जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी हुई। भूमि प्रबंध में स्थिरता आ गई, अनावश्यक बोझ से भी मुक्ति मिली, कंपनी को समय समय पर भू राजस्व निर्धारित करने के उत्तरदायी से उनको मुक्ति मिल गई और एक निश्चित अमाउंट जो था वो उनको प्रतिवर्ष प्राप्त होने लगा। कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था में भी इससे सुधार आया। स्थायी व्यवस्था जो थी, इससे कंपनी का प्रशासन भी सुधरा। कंपनी के अधिकारी किसानों से सीधी किसी भी प्रकार का लगान प्रबंध करने में असफल रहे थे, है ना। उन लोगों को किसानों से ना तो वो डिस्कशन कर सकते थे, ना भारत की राजस्व नीति के बारे में उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी थी। तो जो बार बार जो वो लगान की व्यवस्था कर रहे थे तो उसमें कई गड़बड़ियाँ हो जाती थी। तो वो इन सब से उनको मुक्त हुआ तो वो दूसरी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें उन्होंने अपना पूरा ध्यान लगाया और उन्होंने प्रशासन में सुधार किया। अब लगान वसूल करने का कार्य जमींदारों को दे देने के बाद कंपनी के अधिकारियों को प्रशासन की ओर ध्यान देने में अधिक समय मिला। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल जो कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त है वो एक तरह से एक ऐसा उपाय था जो बंगाल की जनता के बीच इंग्लैंड के जमींदारों से संबंधित संस्थाओं को स्वाभाविक बनाने में कारगर साबित हुआ था और बहुत कुछ सीमा तक सफल भी रहा था। तो देखिए, ये कुछ थे जो हम मानते हैं कि ये परमानेंट सेटलमेंट जो व्यवस्था थी उसके गुण थे। तो अब हम देखें कि क्या वाकई जो कॉर्नवालिस ने व्यवस्था की थी उससे अंग्रेज़ों को लाभ हुआ था, भारतीयों को लाभ हुआ था, उससे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था, क्या वाकई सब कुछ ऐसा हुआ था। तो अब देखिए, इसमें कई गुण होने के बावजूद भी इसमें कई दोष भी थे, है ना। एक समय के लिए थोड़ी राहत अवश्य मिली थी, किंतु हम ये नहीं मान सकते कि ये पूर्ण रूप से बिल्कुल सफल व्यवस्था थी। सबसे बड़ी जो विद्वानों ने इस व्यवस्था की आलोचना की है उनका ये कहना था कि स्थायी बंदोबस्त एक भयंकर भूल थी। छोटे किसानों को उससे कोई लाभ नहीं हुआ। जमींदार भी बार बार लगान चुकाने में असफल रहे, जिससे उनकी जागीर सरकार के लाभ के लिए बेच दी जाती थी। स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को हितों की कुछ सीमा तक पूर्ति की, किंतु कृषकों के हितों को बिल्कुल छोड़ दिया। किसानों के हित की किसी भी प्रकार से इसमें रक्षा नहीं की। राज्य की हितों की अवश्य रक्षा की गई और राज्य की हितों की रक्षा करने के लिए किसानों के हितों की इसमें बिल्कुल बलि दे दी गई थी। अब आप ये देखिए, जब उन्होंने लगान फिक्स किया तो हम ये बात कर रहे हैं कि लगान 1765 में जो लगान लिया जाता था उसका तिगना था। 1719 में जो लगान था वो 1 आध साल 2 साल का उन्होंने लगान देखा और उसी अमाउंट को उन्होंने फिक्स कर दिया। देखिए, हर वर्ष कुछ न कुछ फसल में हो जाता है, कभी बीमारी हो जाती है, कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ ये पहले व्यवस्था की जाती थी, जो राजा महाराजा थे, अगर फसल चौपट हो जाती थी बाढ़ की वजह से या किसी अन्य वजह से, तो भू राजस्व को या तो माफ़ कर दिया जाता था या मिनिमम कर दिया जाता था। इसमें इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। आपकी फसल आई है तो भी आपको 100 रुपये देने हैं, आपकी फसल नहीं हो रही है तो भी आपको 100 रुपये देने हैं। आपको हर हाल में उस किसान को, ज़मींदार को 100 रुपये देने हैं।
मान लीजिए किसान जमींदार को नहीं दे पाता है तो जमींदार सरकार को नहीं दे पाएगी, सरकार जमींदार को बेदखल कर देगा, और जमींदार जो था वो पट्टा लिखा हुआ था उसके बाद भी किसान को किसी न किसी तरह से वो जमींदार भी परेशान करता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अल्टीमेटली अपना हित तो राज्य सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार था, उसने तय कर लिया था, किंतु किसान जो था इसमें सबसे ज़्यादा पिसरा था। जमींदार ने किसान के भरोसे छोड़ दिया और अधिक से अधिक जो लैंड रेवेन्यू था वो किसान को, जमींदार को देना पड़ रहा था। तो इससे जमींदारों का किसी भी प्रकार का कोई भी हित नहीं हुआ था। जमींदार फिर महाजन के कर्जे में डूबता चला गया।